जो वक्फ के विषय को लेकर के विस्तार से चर्चा आदरणीय बिहारी जी ने की होगी, मुझे लगता है कि उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं। मैं मोटी मोटी बात आपके सामने रखता हूं। देखिए, वक्फ को लेकर के ये जो व्यवस्था है, पहली बार इसकी कल्पना आज से लगभग 900 से ज्यादा साल पहले इस देश में हुई। 1100 के दशक में 11वीं शताब्दी में पहली बार वक्फ का प्रावधान हुआ। और वक्फ क्या है? कोई व्यक्ति जिसके पास में जो संपन्न है, जो समृद्ध है, जिसके पास में अतिरिक्त संपत्तियां या ऐसी संपत्ति जिसको वो उपयोग नहीं करना चाहते या उसके लिए अनुपयोगी, उस संपत्ति को वो मजलूम के हित के लिए, गरीब के हित के लिए, दीन के हित के लिए, बेवा के हित के लिए, अनाथ के हित के लिए, दुखियों के पीड़ा को हरण करने के लिए अल्लाह ताला के नाम पर दान करते, वो वक्त। और निश्चित रूप से पवित्र, इससे पवित्र कोई काम नहीं। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस बात का स्मरण रखना चाहिए कि हम वक्फ के विरोध में नहीं, बिल्कुल स्पष्टता के साथ में इस बात को मानना चाहिए। वक्फ पवित्र है, लेकिन वक्फ में इस समय की रफ्तार में जिस तरह का दूषण हो गया था, प्रदूषण हो गया था, उसको सफाई करने का मात्र काम हमने किया। तब से लेकर के निरंतर ये वक्फ की व्यवस्था चली है। कालांतर में अंग्रेज सत्ता ने इस वक्त का फॉर्मलाइजेशन किया, इसको कानून अमली जामा कर। और 18वीं शताब्दी के अंत से लेकर के वक्फ एक कानून के रूप में इस भारत में काम कर रहा है। आजादी के बाद में लंबे समय तक भी जो है वक्फ इसी तरह से काम करता है। 1995 में पहली बार तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने वक्फ में संशोधन किया, और जो वक्फ स्व इच्छा से, स्व प्रेरणा से, व्यक्ति अपनी इच्छा से अल्लाह के नाम पर जमीन को, अपनी संपत्ति को दान करके गरीब के हित के लिए दान करे, और दान करके किस उपयोग में उसे लिया जाएगा इसकी घोषणा करे, और साथ में उसके कस्टोडियन के रूप में उसकी देखरेख के लिए एक मुतवल्ली नियुक्त करे। ये जो वक्फ की अवधारणा थी, इसमें थोड़ा परिवर्तन हुआ, और वो परिवर्तन ये किया गया कि वक्फ बोर्ड जो उसकी गवर्निंग बॉडी, वो ये चाहे कि किसी संपत्ति को वक्फ डिक्लेयर करना चाहिए, और वो यदि इसके उपयुक्त समझे तो वो उसको वक्फ डिक्लेयर कर सकते। और तीसरा, बाद में 2013 में केवल और केवल अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए और तुष्टीकरण के माध्यम से अपने वोटों को सिक्योर करने के दृष्टिकोण से, अपीजमेंट पॉलिटिक्स के चलते हुए 2013 में एक और संशोधन इसमें लाया गया, और वो संशोधन था वक्फ बाय यूजर। उपयोग के आधार पर किसी संपत्ति को वक्फ डिक्लेयर किया गया। आजादी के पहले से लेकर के अंग्रेजों ने जब वक्फ का कानून बनाया था, तब से लेकर के 2013 तक इस देश में कुल मिलाकर के जो वक्फ की संपत्तियां थी वो लगभग 4.25 लाख के आसपास थी। 2013 से लेकर के 2023 तक जब इसकी गणना हुई तब तक देश में वक्फ संपत्तियां वक्फ बाय यूजर के नाम से रजिस्टर होकर के वो संपत्तियां 8,76,000। और वक्फ बाय यूजर क्या है? वक्फ बाय यूजर यह है कि कोई भी व्यक्ति ये कहे कि हम पिछले काफी समय से इस जगह को धार्मिक प्रयोजन के लिए काम में ले रहे, मजहब विशेष की पूजा पद्धति के लिए, इबादत के लिए, नमाज पढ़ने के लिए, किसी धार्मिक मजलिस के लिए, जुलसे के लिए, हम एक जो है किसी मुशायरे के लिए वहां पर अगर उसको काम में ले रहे तो वो संपत्ति वक्फ घोषित की जा सकती है। कोई यूजर ये कहे कि हमने, मेरा अब्बा जान ने यहां पर नमाज पढ़ी और लंबे समय तक यहां पर नमाज पढ़ा करते थे हम लोग, उसके लिए वक्फ का दावा किया जाए तो उस संपत्ति को जो है वक्फ बोर्ड वक्फ संपत्ति डिक्लेयर कर। उसमें जो संपत्ति का मालिक है, न तो उससे पूछा जाए, न उसको अपना पक्ष रखने का अधिकार हो।
और एक बार यदि वक्फ बोर्ड ने उस संपत्ति को वक्फ डिक्लेयर कर दिया तो उसकी अपील जो है केवल वक्फ अपीलात ट्राइब्यूनल में हो सकती है और कहीं नहीं हो सकती। अभी अमित भाई के जज है, अगर अमित भाई मुमताज भाई दोनों ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के यहां तो हम वर्षों से नमाज पढ़ रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस ये जो है वक्फ का ऑफिस डिक्लेयर हो सकता है। हमारे पास तो कोई अधिकार नहीं होगा, हम इसका प्रतिकार नहीं कर सकते, प्रतिरोध नहीं कर सकते, हमको जाकर के खड़े होना पड़ेगा वक्फ ट्राइब्यूनल। ट्राइब्यूनल में बैठे हुए व्यक्ति यदि ये कहते कि नहीं उन्होंने जो फैसला किया वो सही है, हम सुप्रीम कोर्ट तक भी हमारी कहीं सुनवाई नहीं। देश में इस तरह से लाखों संपत्तियों को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया गया, जबरन उनको वक्फ घोषित कर दिया। जो वक्फ का पीछे पवित्र भाव था, जो सोच था, वो सोच वहां से समाप्त होने लगा, क्षरण होने लगा। इसलिए वक्फ संपत्ति के कानून में संशोधन की आवश्यकता है। और इसके अतिरिक्त दूसरा, वक्फ की प्रॉपर्टी को अगर हम देखें, जो मैंने कहा 8 लाख से ज्यादा, 8,76,000 से ज्यादा टोटल वक्फ प्रॉपर्टी देश में है, उनकी अगर टोटल लैंड को एग्रीगेट करें तो वो 38 लाख एकड़ लैंड होती है। 38 लाख एकड़ का मतलब लगभग मेरे मारवाड़ की बीघा के हिसाब से 1 करोड़ बीघा जमीन है। अभी अमित भाई कह रहे थे कि 1200 करोड़ रुपए इनकम होनी चाहिए। अमित भाई, 1 करोड़ बीघा जमीन की 1200 करोड़ रुपए इनकम कैसे होती है? 12 रुपए इनकम होती है, एक 1200 रुपए 1 बीघा जमीन की कीमत होती है। आज लोग खेती करने वाले हैं, कम से कम 1 बीघा जमीन का रेवेन्यू जनरेशन कितना हो? 25,000 रुपए 1 बीघा का रेवेन्यू जनरेशन होता है एवरेज, जिसमें ये संपत्तियां केवल खोड़ में अपने बीकानेर में रेगिस्तान में नहीं है। ये संपत्ति बंबई में संपत्ति है, ये संपत्ति दिल्ली में संपत्ति है, ये संपत्ति लखनऊ में है, कलकत्ता में, हिंदुस्तान के हर शहर में संपत्ति, जिनकी मूल्य, बाजार का मूल्य करोड़ों रुपए, जिनकी प्रोडक्टिव वैल्यू करोड़ों रुपए हो सकती है। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं कि वो गरीब व्यक्ति के हित के लिए जिस संपत्ति को दान किया गया, जिस संपत्ति का पोटेंशियल कई हजार करोड़ रुपए इकट्ठे करने का था, मार्केट वैल्यू के अगर हिसाब से अगर उसको केवल उसका 6% अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट करें, जो सामान्य है, हम कोई भी अगर महावीर रांका जी बैठे हैं, अगर कोई बिल्डिंग बना किराया दोगे तो कम से कम 5-7% तो इंटरेस्ट मानोगे नहीं। अगर 6% का इंटरेस्ट से भी अगर कैलकुलेट करें तो वक्फ की संपत्ति के मूल्य के आधार पर उसका इंटरेस्ट साल का 1 लाख करोड़ रुपए होना है। और वो 1 लाख करोड़ रुपए किसके लिए? गरीब के हित के लिए, दीन के हित के लिए, मजलूम के हित के लिए, बेवा के हित के लिए, उन लोगों के लिए वो 1 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता का जनरेशन होना चाहिए। उसकी बजाय जो है वक्फ की संपत्ति का उपयोग, जब टोटल किराया इस देश में कितना कैलकुलेट हो रहा था? 166 करोड़ रुपए। हमने कानून बना करके कि वक्फ की संपत्ति का सही उपयोग होना चाहिए। ये मुस्लिम समाज का के साथ में अन्याय किया है या न्याय किया? लेकिन भावना क्या फैलाई जा रही है? ऐसे लोग, जिन लोगों के व्यक्तिगत स्वार्थ, जिन लोगों की महत्वाकांक्षाएं इस तरह के दुष्प्रचार के साथ में जुड़ी हुई, उन लोगों ने सुनियोजित रूप से इसके ऊपर दुष्प्रचार करना शुरू किया, इसको मजहब पर आक्रमण के तौर लिया। इससे पहले भी जब ट्रिपल तलाक का कानून पारित हुआ, अभी अमित भाई बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप से मैसेज भेज करके तलाक हो सकता है। देश में देश के मुसलमान की बेटी, और वो मुसलमान की बेटी का दर्द जो है वो हमसे, हमारी बेटी के दर्द से अलग नहीं होगा। कल्पना करके देखिए कि हमारे परिवार में अगर किसी बच्ची के साथ में ऐसा हो जाए, क्या हम बर्दाश्त कर सकें? तब क्या मुसलमान की बेटी को उस दर्द भोगने के लिए और एक ऐसे कानून के चलते हुए ऐसा संकट भोगने के लिए, जो कानून दुनिया के किसी भी मुस्लिम देश में भी नहीं, पाकिस्तान से लेकर के किसी भी मुस्लिम देश में जो ट्रिपल तलाक का कानून नहीं है, जो घोषित मुस्लिम देश है उनमें भी नहीं है, वो भारत में चालू था। क्या उसको समाप्त किया जाना कि क्या चाहिए था कि नहीं चाहिए? क्या वो मुस्लिम समाज की खवातीनों के, बहनों के हित में था कि नहीं था? बहनों के हित में जो कानून बनाया उसको लेकर के दुष्प्रचार हुआ। उससे बीच में, उससे पहले जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या था? कांग्रेस पार्टी ने कितना हल्ला मचाया था, हमारे विपक्षियों ने उसको लेकर के हल्ला मचाया। याद करिए, अशोक गहलोत साहब 20,000 लोगों को लेकर के जयपुर में हमारे रोड पे पैदल मोर्चा निकाले मौजूद सीए के खिलाफ। सीए किसके लिए था? सीए का मुसलमान से कोई लेना देना नहीं, कहीं किसी तरह का सूद साधक का संबंध नहीं था। सीए कानून था जो अर्शवाई इंडिया है, जो हमारा आजादी से पहले का भारत,
जितने देश हैं उसके, पाकिस्तान उसका देश है, हिस्सा था, अफगानिस्तान उसका हिस्सा था, बांग्लादेश उसका हिस्सा था, हमारे अर्सवाइल इंडिया के जितने भी देश, उन देशों में कोई भी भारतीय मूल के धर्म का व्यक्ति जो उस देश में निवास करता है, मुझे याद आता है जब OCI PIO बिल पर लोकसभा में चर्चा हुई थी, माननीय मोदी जी पहली बार अमेरिका गए थे, तब उन्होंने ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए कानून बनाया था, पीपल ऑफ इंडियन ऑरिजिन के लिए कानून बनाया था कि वो ड्यूअल सिटीजनशिप रखते हैं, दोहरे पासपोर्ट रख सकते हैं, याद रखिए करिए उस समय। और उस दिन जब उस बिल पर चर्चा हो रही थी, अर्जुन राम मेघवाल जी उस समय हमारे मुख्य सचेतक हुआ करते थे, लोकसभा विप हुआ करते थे। मैंने अर्जुन जी से जाकर के कहा, मैं भाई साहब मैं 25 साल से इसी क्षेत्र में काम करता हूँ, मैं पाक विस्थापितों के साथ में काम करता हूँ, मैं बॉर्डर पे काम करता हूँ, मैं एक विषय यहाँ पर रखना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे कहा पाकिस्तान का इससे क्या लेना देना, मैं कहा ये मेरे लिए अवसर है, मुझे सिर्फ आपका अवसर चाहिए। और मैंने उस दिन लोकसभा के पटल पर खड़े होकर माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में कहा था, जो लोग भारत के पुराने भारत के हिस्से के लोग भारत के दुनिया के किसी भी क्षेत्र में रह रहे हैं और वो अगर भारतीय मूल के धर्म को मानने वाले और धर्म के आधार पर यदि राजकीय सत्ता के संरक्षण में उनके साथ में अत्याचार और अनाचार हो रहा है, ये भारत की भूमि उनकी नैसर्गिक मातृभूमि है, हमें हाथ पसार करके उनका स्वागत करना चाहिए, इसको भारत में रखना चाहिए। 5 करोड़ बांग्लादेशी आज भारत में अवैध रूप से रह रहे हैं। ये तो मैं अनुमानित संख्या बता रहा हूं, जो मैंने पिछले 20 साल तक बॉर्डर पे काम किया उसके आधार पर कह रहा हूं। हो सकता है शायद तो उससे भी कहीं होगी, ज्यादा होगी। विदेश से आकर के, दूसरे देश से आकर के भारत के संसाधनों पर कब्जा कर रहे हैं, भारत के संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, उसको लेकर के किसी कांग्रेस पार्टी या एक तुष्टिकरण के संरक्षक पार्टियों के पेट में दर्द नहीं था। लेकिन हमारा हिंदू जो वहां पीड़ित है, वहां शोषित है, अपनी बहु बेटियों की इज्जत बचा करके अपना सब कुछ छोड़ करके, कल्पना कीजिए घर छोड़ करके कोई आता है उसको कितना दर्द होता है। गाय को भी अगर ठाण बदल दे उसको भी तकलीफ होती है। अपना घर परिवार छोड़ करके, अपनी सारी संपत्ति संपदा सब छोड़ करके, क्योंकि जब रेल से वो ट्रेन बोर्ड का बॉर्डर क्रॉस करके आता है तो वहां कस्टम उसको कुछ भी लाने नहीं देते। उसके पत्नी के हाथों में जो पहने हुए चूड़ियां हैं वो भी गिन करके ला सकते हैं। वो जब हिंदुस्तान में आता है, आने के बाद में उसका संकट क्या था? आप में से कुछ लोग पाक यहाँ जो बीकानेर में कुछ पाक विस्थापित रहते हैं, उनको आप लोगों का संपर्क आया और कभी पूछेगा उनका दर्द। नागरिकता के लिए एप्लीकेशन का लगाने के लिए 7 साल की जरूरत पड़ती। उसके बाद में वो एप्लीकेशन लगाते थे, एप्लीकेशन का एंडोर्समेंट होकर के कंप्लीट कार्रवाई होने में 15 से 20 साल का समय लगता है। जब तक उसका नागरिकता नहीं हो जाती थी तब तक न वो उसके पास में कोई प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी नहीं है, वो न बैंक का खाता खोल सकता है, न मोबाइल ले सकता है, न ट्रेन में बैठ सकता है, न बस में बैठ करके यात्रा कर सकता है, न अस्पताल में जाके इलाज करा सकता है, न अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ा सकता है, वो कुछ नहीं कर सकता, न बैंक का खाता खोल सकता, कोई काम नहीं कर सकता, सरकार की किसी योजना का लाभ नहीं ले सकता। वो सड़क पर रहने के लिए मजबूर था, खुले में झोंपड़ी बांध के रहते थे, कभी कोई भगाता था, कभी कोई भगाता था, वो इस नरक में रहते, नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर होते थे। और जब कभी कोई छोटा मोटा कुछ होने के बाद में पुलिस उनको पकड़ती, डिपोर्ट करने के लिए आते थे, मेरे घर पे आकर के, क्योंकि मैं उनके साथ काम करता था, महिलाएं रोती थी सर, वो कहती थी भाई साहब हमको बचा लो, हमको उस नरक में ले जाना, हमारी बहू बेटियों की इज्जत बचा लो, भाई साहब आप जाने मत दो वहां। उन लोगों को 5 साल के टाइम बाउंड तरीके से उनको नागरिकता दे दी जाए, यह सिटीजनशिप कानून था, इसके अलावा और कुछ भी नहीं, ताकि उनके जीवन से यह नारकीय दशा समाप्त हो जाए और वो केवल 5 साल में अपने कागज पूरे करके, क्योंकि एलटीवी मिलने के बाद में उनको सारी सुविधाएं माननीय मोदी जी ने दे दी थी और उनको नागरिकता विद इन 5 इयर्स मिल जाए। और वो भी कौन? जो 2014 से पहले भारत में आ गया, केवल उनको, ऐसा नहीं है कि अब नए आ गया उनको भी मिलेगी। अब उसको लेकर के कितनी अफवाहें फैलाएंगे, शाहीन बाग में धरने लगाएंगे, मुस्लिम समाज को उकसाने का काम किया। ऐसे में अनेक घटनाएं, अनेक ऐसे विषय बता सकता हूं जिनको लेकर के भ्रांति फैला करके देश के एक बहुत बड़े तबके, अभी अमित भाई कह रहे थे कि हम 15% है, 14% है, उस 15% तबके को उनको भावनात्मक रूप से उद्वेलित करके अपना वोट बैंक बनाने के लिए उनको जो है उनको संघर्ष के रास्ते पर लाने के लिए, उनको भड़काने के लिए काम करते थे। मित्रों, ये हमारे पास में अवसर है वक्फ का, विजय का अवसर नहीं। मैं देखता हूं कुछ कार्यकर्ता भाई साहब वक्फ कर दो, वक्फ करके हमने कोई विजय श्री हासिल नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी के साथ में ये हमारे लिए एक अवसर है, जब हम जो अल्पसंख्यक समाज है उसके बीच में जाकर के हम इसकी हकीकत को लोगों को समझाएं कि क्या तुम्हारे हित में और कौन तुम्हारे भले के लिए काम कर रहा है।
अन्यथा अगर हमने ये काम नहीं किया तो ये जो अलगाववादी ताकतें हैं जो समाज को बांट करके, अंग्रेजों से शिक्षा लेकर के समाज को बांट करके अपनी सत्ताओं की कुर्सियों को सुरक्षित करने का काम करने वाले जो लोग हैं, अगर हम चूक गए तो ये उनके लिए अवसर बन जाएगा, इस समाज को उद्वेलित करेगा। अब याद करिए 2014 में मोदी जी की सरकार बनी थी, क्या किस तरह की भ्रांतियां फैलाई जाती कि अगर मोदी आ गया तो मुसलमान को देश से बाहर निकाल देगा। आप पूछिए जाकर के उन लोगों से, अल्पसंख्यक समुदाय में जाकर के, ये केवल अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता का काम नहीं है, ये हम सब का काम है। जहां कहीं हमको अवसर मिलता है हमको जाकर के चर्चा करनी चाहिए, बात करनी चाहिए। ये केवल इनकी जिम्मेदारी नहीं है, हम सब की जिम्मेदारी, हम भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता का कर्तव्य है। कितनी तरह की भ्रांतियां फैलाई, पूछिए उनसे जाकर के 2014 के बाद में क्या तुमको कहीं किसी ने पूछा? कहीं उनको कभी किसी ने भारत से बाहर जाने की बात की? कहीं किसी तरह का भेदभाव भारत की सरकार ने किया? भेदभाव कौन करता था इससे पहले? अंग्रेज की सरकारें भेदभाव करती। माननीय मोदी जी ने कहा कि हम सामान्य मानवी के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए योजनाएं बना करके काम करेंगे। गरीब को घर देंगे, गरीब के घर में बिजली पहुंचाएंगे, गरीब के घर में शौचालय बनाएंगे, गरीब के घर में गैस का चूल्हा पहुंचाएंगे, गरीब के घर तक पानी पहुंचाएंगे, गरीब के घर में अन्न का पहुंचाएंगे, गरीब को इलाज के लिए जो है व्यवस्था करेंगे, गरीब किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देंगे। किसी ने मजहब पूछा, जाति पूछी? किसी ने उनसे प्रश्न चिन्ह खड़ा किया? ठीक इसी तरह की परिस्थिति जो है जो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति समाज के साथ में थी, उनके मन में भी इस तरह की भ्रांतियां पैदा की। उनके मन में भी मोदी आ गया संविधान बदल देंगे, लाल किताब जेब में से निकाल करके दिखा दिया। जो नेता संविधान की पुस्तक को सिर झुका करके प्रणाम करता है और उस संविधान द्वारा प्रदत्त बनाए गए लोकतंत्र के उस मंदिर में चलने से पहले उन सीढ़ियों को सिर झुका करके प्रणाम करता है, वो संविधान समाप्त कर देगा। और जिन लोगों ने संविधान के खिलाफ से खिलवाड़ किया वही लोग इस तरह का षड्यंत्र कर रहे थे, और वो षड्यंत्र करने में अगर सफल होते हैं, तनिक भी सफल होते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की कहीं ना कहीं कमी और कमजोरी है, तब वो ऐसा करने में सफल हो जाए। और मैं आज आप सब लोगों से सिर्फ इतनी विनती करना चाहता हूं, मैं चाहे तो इस वक्त के विषय पर घंटों बात कर सकता हूं। 6 घंटे जो आप सब ने मिलकर के बात किया, मैं 6 घंटे तक अकेला इस वक्त के विषय पर बात कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना निवेदन करने के लिए खड़ा हूं, ये वक्फ का जो संशोधन है ये हमारी विजयश्री नहीं है, ये हमारे पास में अवसर है उस अल्पसंख्यक समुदाय को हकीकत से रूबरू करा करके उसके साथ में जुड़ने का। हम जाएं, उनको बताएं, तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे मजलूमों के लिए, तुम्हारे गरीबों के लिए जो संपत्ति बनाई गई, सब मुंबई में एक होटल है 5 सितारा होटल, जिसके एक दिन के एक कमरे का किराया 50,000 रुपए, 10 एकड़ जमीन है उसके पास, उस होटल के अंदर 10 या 18 एकड़ जमीन है उस होटल में, और उस जमीन को किराया कितना है, वो वक्फ की संपत्ति, उसका किराया कितना है? 50,000 रुपए साल का। हिंदुस्तान के बड़े उद्योगपति ने बहुत बड़ा मकान बना रखा, करोड़ों रुपए का, उसका किराया कितना है? 250 रुपए साल का। ये वक्फ की संपत्ति को अपनी मनमाफिक तरीके से अपने व्यक्तिगत हितों के लिए जिन लोगों ने उपयोग किया, खुदगुर्द किया, ये उनसे इस अधिकार को छीनने के लिए ये संशोधन होते किए। इस पवित्र भाव से किए गए काम को नीचे धरातल पर इसके प्रति किसी तरह की न भ्रांति हमारे मन में रहे, न इसके प्रति किसी तरह की भ्रांति जो है वो समाज में पनप पाए, इसकी जिम्मेदारी हम सब की है। ये जिम्मेदारी का एहसास करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय नेतृत्व ने इस कार्यक्रम की संरचना पूरे देश भर में की है कि देश भर में एक अत्यंत जिम्मेदारी से भरा हुआ काम। और मुझे बहुत प्रसन्नता है, बीकानेर के कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं कि इस जिम्मेदारी के कार्य को पूरा करने के लिए उन्होंने पिछले 6 घंटे 7 घंटे तक निरंतर साधना की है। मैं आपके इस हौसले का, आपके इस जज्बे का और आपके इस भाव का अभिनंदन करते हुए आप सबको बहुत सारा धन्यवाद करता हूं। भारत माता की